चलिए क्लास देखिए जरा, मेरे को एक मेन डेरिवेशन तक अरे कर दिया काम। क्लास ढंग से सीखना, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये वाली क्लास आपको नहीं आई तो आपको आगे की क्लासेस में दिक्कत करेंगे। सो एटम चैप्टर के अंदर ना देखिए, इसने स्टार्टिंग में ना बिल्कुल वैसे ही शुरू किया जैसे कि केमिस्ट्री में स्टार्ट हुआ था कि आपको एटम्स के मॉडल समझाए गए थे। मतलब शुरू में सिर्फ इतना पता था कि एटम के अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, बट वो किस तरीके से है ये नहीं पता था। जैसे थॉमसन मॉडल याद करो, उसने बोला था कि ये एक एटम जो है एक वाटरमेलन की तरह, याद आ रहा है? उसमें जो सीड्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं। ऐसे बहुत से मॉडल्स आए थे। रदरफोर्ड ने गोल्ड बॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, याद आ रहा होता आप लोगों को? नहीं आ रहा? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर बोर मॉडल आया था जिसमें बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ एंड दीस फिक्स सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। कुछ इस तरह का आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल सब कुछ सिमिलर पढ़ाया जाता है फिजिक्स के अंदर भी। बस फिजिक्स के अंदर क्या होता है, आपको ड्राइव भी करवाया जाएगा। जैसे याद करो तुम लोगों को, याद आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो मैं करवाने वाला हूँ। जैसे कि ये जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है किसी एटम का, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे ऑर्बिट हो सकते हैं ना। ये n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है। तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था रेडियस का, 52.9 n² पिकोमीटर्स। नहीं पढ़ा? 11 में था ही। ठीक है। ऐसे तुमने एनर्जी इन द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला पढ़ा था, -13.6 z² में क्या। लेकिन थोड़ा सा याद करो कि इनका ड्राइव नहीं पढ़ा था। इनका ड्राइव बस अब इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा फर्क है, चीज़ें वही पढ़नी है, बस क्या इसके साथ जुड़ जाएगा, ड्राइव जुड़ जाएगा। मतलब कि ये मान के चले कि अगर तुमने 11th क्लास में बोर मॉडल अच्छे से करा था, रदरफोर्ड मॉडल अच्छे से करा था, तो ये चैप्टर 80% आपको ऑलरेडी आता है। ऑलरेडी आता है, मतलब उसमें मैं कुछ भी नया बताने वाला ही नहीं हूँ। मैं वही ट्रांजिशन बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गया, थर्ड से फर्स्ट में गिरा तो एनर्जी रिलीज होगी। लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट प्रीफंड, याद आ रहा है कुछ ऐसा? सब कुछ रिपीट होने वाला है, सब कुछ। बस चीज़ बदल क्या जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इतना एडिशन हो जाएगा कि हम उनके ड्राइव करेंगे जो फॉर्मूले तुमने डायरेक्ट पढ़े थे। तो मान के चलो कि 80% काम आपको आता है, 20% नया काम मैं ऐड करूँगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन जिनको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, समझाऊंगा मैं बिल्कुल बेसिक से ही। तो मैं थॉमसन रदरफोर्ड से स्टार्ट नहीं करता, टॉपिक को बोर मॉडल से स्टार्ट करते हैं और चलिए एटम के बारे में बात करते हैं। देखिए क्लास ध्यान समझो, आप लोग आज एटम की पिक्चर वैसे क्या जानते थे अभी तक? तो आप ये जानते हो कि न्यूक्लियस है, हालांकि ऑर्बिटल्स के बारे में आप जानते हो, लेकिन जो पहली थ्योरी है वो ये वाली है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ्स एंड दीज फिक्स सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। यही जानते हो? हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं। अरे क्लास ध्यान से समझना यार, तभी मजा आएगा इसको करने में। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई भी चीज गोल घूम रही है तो डेफिनेटली उसके ऊपर सेंटर से एक फोर्स है, जिस फोर्स को तुम लोग क्या बुलाते हो? सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोग एक पत्थर को रस्सी से बांध लीजिए और उसको ऐसे अपने सर के ऊपर घुमाते रहिए, तो वो तब तक ही सर के ऊपर घूमेगा जब तक सेंटर से बोलो क्या लग रहा है? फोर्स। जैसे ही आप एक बार उस रस्सी को छोड़ दीजिए, मतलब सेंटर से फोर्स लगाना छोड़ दीजिए, वो पत्थर बताओ कैसे जाएगा? टेंजेंशियल निकल जाएगा। आप इमेजिन करके देखिए, अगर आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसे घुमा रहे हैं तो तब तक घूमता रहेगा, तब तक सेंटर से फोर्स लग रहा है। जैसे ही सेंटर से फोर्स लगाना छोड़ोगे, जैसे ही रस्सी को छोड़ोगे, वो पत्थर सीधा निकल जाएगा। बोला है कि नहीं? नहीं आ रही बात समझे? इसका मतलब किसी भी चीज़ को गोल घुमाने के लिए सेंटर से बोलो क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए होता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा मुझे बताएंगे जरा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बोलो कितना है बच्चों? m है। जैसे कि मान लो तुम इस चीज़ को घुमा रहे हो, अगर इसका मास m है और तुम इसको v वेलोसिटी से घुमा रहे हो r रेडियस में, तो कहा ना कि किसी भी चीज़ को गोल घुमाने के लिए सेंटर से एक फोर्स चाहिए ताकि उसको बार बार उसी सर्कल में रखे। और इस बात का प्रूफ ये है कि एक्चुअली में जो ये पत्थर है, ध्यान देना बच्चों, एक्चुअली में जो ये पत्थर है ना, किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे अगर आप चाहते हो कि उसकी मेरे को वेलोसिटी पता लग जाए, तो वो जाना ऐसे ही जाता है। अगर आपको डाउट है तो इस पॉइंट पे पत्थर को छोड़ के देखें ना, पत्थर सीधा मोशन करके वहां निकल जाएगा, गोल नहीं घूमेगा। जिस भी जगह पर आप पत्थर को छोड़ेंगे, पत्थर वहीं से कैसा रास्ता पकड़ लेगा? टेंजेंशियल रास्ता पकड़ लेगा। पता है कि नहीं पता है वाली बात? लेकिन वो तो आपका सेंटर से फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उसको किस तरफ ले आता है? बोलो अंदर की तरफ। तो वो वहां जाने की बजाय बोलो कहां पर आ जाता है? बताओ, वहां जाने की बजाय कहां पर आया था? यहाँ पर। फिर वो यहाँ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर दोबारा बोलो क्या लगेगा? सेंटर से फोर्स। सेंटर से जो फोर्स लग रहा है वो उसको वापस अपने ट्रैक पे ले आएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? फिर वो कहाँ पर आ जाएगा? बोलो यहाँ पर आ जाएगा। फिर वो जाना चाहता है टेंजेंशियल,
फिर उसके ऊपर क्या लगेगा बोलो, सेंटर से फोर्स लगेगा। ए ध्यान दो भाई, पहली क्लास समझ नहीं आई, अगली वैसे ही समझ नहीं आने लगी, और जो नहीं आए उनको नुकसान देना कितना ज़्यादा होने वाला है। तो मैंने ये कहा कि जब भी कोई चीज़ गोल घूमती है तो इनर्शिया के लॉ की वजह से तो हर वक्त वो कैसे जाना चाहती है, क्योंकि इनर्शिया का लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज़ ना अपने आप तो स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगी, सीधी चलेगी। कोई भी चीज़ अपने आप गोल नहीं घूम सकती भाई। अपने आप वो कैसे चलेगी बोलो, स्ट्रेट। तो वो जाना तो चाहती है लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट, बट सेंटर से बार बार फोर्स लग रहा है जिसके वजह स्ट्रेट जाने की बजाय फिर ऐसे मुड़ गई, फिर स्ट्रेट जाने की, फिर ऐसे मुड़ गई, फिर स्ट्रेट जाने की, ऐसे मुड़ गई, फिर सेंटर से एक फोर्स उसको बार 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 कर रहा है, मोड़ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी जो सेंटर से फोर्स चाहिए होता है कितना चाहिए होता है निखिल? अगर m मास की चीज़ है उसको v वेलोसिटी से घुमा रहे हैं r रेडियस में, तो सेंटर से जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, mv²/r। द फोर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर, एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में रोटेट करने के लिए जो सेंटर से एक फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको मैं एफसी भी लिख देता हूँ, वो कितना चाहिए होता है बोलो, mv²/r। आप खुद सोचिए ना, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा बड़ा फोर्स चाहिए। एक छोटे से पत्थर को घुमाने के लिए कम फोर्स चाहिए, लेकिन ईंट को बांध दूंगा तो फोर्स बोलो कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा तेज घुमाना है तो फोर्स भी कैसे चाहिए बोलो, ज़्यादा चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ जरा फटाफट से, mv²/r वाली कहानी समझ में आती है? तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये भी तो चारों तरफ घूम रहा है, बोलो है कि नहीं? इसका मतलब सेंटर से यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है जो कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। मेरी बात को समझिए गए, सेंट्रीपिटल फोर्स को ना बच्चे थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करते हैं। ये क्या फोर्स है मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, द फोर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर टू कीप द बॉडी इन सर्कुलर पाथ। प्लीज बातें नहीं यार, देखो इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए सेंटर से कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, सब बच्चे बोलो, mv²/r। उसके मास, वेलोसिटी और रेडियस के हिसाब से सेंटर से इतना फोर्स चाहिए। और ऐसा सिर्फ इस बॉडी के लिए नहीं, किसी भी m मास की बॉडी को v वेलोसिटी से r रेडियस में घुमाना है तो सेंटर से कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, mv²/r। अभी जो mv²/r है ना, ये चाहिए हमें। अब ये जो mv²/r चाहिए नहीं, कोई भी दे सकता है। कोई भी देने का मतलब, जैसे कि मुझे बताओ, मैं इस पत्थर को घुमा रहा हूँ v वेलोसिटी से, प्रिंस यहाँ पर मैं इस पत्थर को घुमा रहा हूँ v वेलोसिटी से, तो सेंटर से बोलो क्या चाहिए क्लास, सेंटर से बोलो क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए। कितना फोर्स चाहिए, mv²/r। लेकिन उस mv²/r को प्रोवाइड किसने करा, मैंने। वो mv²/r किसने दिया, मैंने। चलो मुझे बताओ जरा, अर्थ सन की चारों तरफ घूम रही है, अर्थ सन की चारों तरफ घूम रही है, ध्यान देना यार, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक हम बेसिक पॉइंट्स पे काम नहीं कर लेंगे। तो भैया ये जो अर्थ सन की चारों तरफ घूम रही है, आप जरा मुझे बताओ ना, ये भी तो एक सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इसको भी तो सेंटर से एक फोर्स चाहिए होगा, mv²/r। जितना अर्थ का मास है, अर्थ की वेलोसिटी, रेडियस, उसके हिसाब से mv²/r चाहिए अर्थ को। अब उसको किसने प्रोवाइड करा, सन ने तो प्रोवाइड करा, लेकिन कौन से फोर्स ने, यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में लगता है, इसका कुछ मास है, उसका कुछ मास है, कुछ दूरी है। याद करो 11th क्लास में g m1m2/r²। सो हियर द ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसको बार बार अंदर की तरफ खींचता है। मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही किसकी ड्यूटी पूरी कर रहा है, बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स की। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स ना अपने आप में कोई ऐसे एग्जिस्टेंस में फोर्स नहीं है, ये एक तरीके की बोल सकते हैं ड्यूटी है जो कोई भी पूरी कर सकता है, कोई भी इसकी तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर कौन एक्ट कर रहा है, बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। समझो मेरी बात को, जब पत्थर को मैं घुमा रहा था तो मैं एक्ट कर रहा था, बोलो किसकी तरह, बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। यहां मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है, तो यहां पर कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी को पूरी कर रहा है, मतलब जो mv²/r चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस व्हिच इज इक्वल टू k q1 q2/r²। नहीं आ रहा सर हमें तो याद, ऐसा कुछ पढ़ा है? तो समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ड्यूटी की तरह, जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाना एक ड्यूटी है, अब वो ड्यूटी मैंने पूरी करी या किसी और टीचर ने आगे पूरी करी, तो ये ड्यूटी की तरह, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ड्यूटी की तरह है। अब इसको कर कोई भी पूरा कर सकता भाई। जैसे कि इस केस में किसने पूरा करा, भैया पत्थर मैं घुमा रहा था मैंने पूरा करा। इस केस में किसने पूरा करा, ग्रेविटेशनल फोर्स ने पूरा किया। याद करो अगर तुम थोड़ा सा और समझदार हो तो 11th क्लास में तुम लोगों ने बैंकिंग वगैरह पढ़ी थी, सर्कुलर मोशन पढ़ा था, उसमें फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कोई भी फोर्स एक्ट कर सकता है, मतलब कोई भी फोर्स इस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करवा सकता है किसी चीज को गोल घुमाने के लिए। तो एक बात तो पक्की, लास्ट लाइन बोल के खत्म करूंगा इसको मैं, कि किसी भी चीज को गोल घुमाना है जो सेंटर से एक फोर्स चाहिए, वो कितना mv²/r। अब ये mv²/r किसी ने तो प्रोवाइड करा होगा, either it provided by the gravitational force of attraction, either provided by some person, either provided by the electrostatic force of attraction, but किसी ने तो वो mv²/r हमें प्रोवाइड करा है। बस यही बात तुम्हें समझनी थी जरूरी, बोला है कि नहीं, नहीं आया समझ में? चलो भाई अब मुझे तुम एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E। इधर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, आप बोलेंगे -E होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड E है बच्चों। अब तुम मुझे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है,
न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, कौन बचा रहेगा, जीरो। यार ओवरऑल एटम का जीरो होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बाहर मान लो एक इलेक्ट्रॉन ई चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, ई। देखो अगर एटम पे डिपेंड करता है, बहुत अच्छे। जैसे कि मान लो सोडियम है तो 11 प्रोटॉन है, 11 एटॉमिक नंबर है तो 11 ही प्रोटॉन है, तो कितना चार्ज होगा, 11 ही। कितना होगा बोलो, 11 ही, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन है। अच्छा न्यूट्रॉन की बात क्यों नहीं कर रहे, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल्स होते हैं। तो सोडियम भले ही ऐसा होता हो कि 11 और 23 होता हो, तो 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन भी, लेकिन न्यूट्रॉन का मेरे को अभी कोई रोल नहीं है, मेरे को चार्ज से मतलब है। तो मुझे बताइए जरा, सेंटर पे किसी भी एटम के कितना चार्ज होता है, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होंगे, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स होंगे, है ना। तो जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो बोलो यहाँ पर जो नंबर होता है वो कितना होता है, बोलो जेड, कितना होता है बोलो, और इनके बीच की दूरी बोलो कितनी है बच्चों, आर। सही बात, कोई दिक्कत है मुझे बताओ जरा। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को भी अगर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमना है तो सेंटर से एक फोर्स चाहिए mv²/r, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक मास है, इसकी वेलोसिटी है, इसका रेडियस है, और वो mv²/r यहाँ पर किसने प्रोवाइड करा, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे टू मूव इन अ for electron to move in a fixed circular path, मैंने बोला for electron to move in a fixed circular path it need a centripetal force which is here provided by the इलेक्ट्रोस्टैटिक, बच्चों बातें नहीं प्लीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या लिख सकता हूं सब बच्चे बताओ भाई, मैं बोल सकता हूं ना, क्लास क्लास क्लास, बातें नहीं प्लीज यार। मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा नेसेसरी mv²/r है वो किसने प्रोवाइड करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो मैं बोल सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, बोलो जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है। अरे नहीं आया ना समझ में, दिस mv²/r, दिस नेसेसरी mv²/r। व्हाई आई यूज द टर्म नेसेसरी mv²/r, क्योंकि किसी भी चीज को गोल घूमना है तो ये फोर्स चाहिए ही अंदर से भाई। अब ये mv²/r दिया किसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने। सही बात है कि नहीं, नहीं समझा। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा बताओ जरा, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला बोलो, क्या बोलूंगा, mv², लेकिन ये m क्या है जरा बताओगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसका वेलोसिटी बोलो कितना होगा, v होगा। डोंट वरी, इतने पैरामीटर से घबराना मत, उसका चार्ज e है, मास m है, v वेलोसिटी, r रेडियस है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं इस बात से। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ mv²/r किसने प्रोवाइड करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने। और दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में क्या, क्या मैं उस 1/4πε0 को k लेके चल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से आप लोगों को। तो मैंने उसको k ले लिया, जब जरूरत पड़ेगी मैं इसको पुट कर दूंगा। यू नो दैट k इज नथिंग बट इट इज 1/4πε0 व्हिच इज द वैल्यू ऑफ 9 × 10⁹ 9 × 10⁻, अरे पढ़ा है। तो मुझे बताओ जरा Q1 × Q2 कितना आएगा। सो ZE तो है Q1 और Z2 है बोलो Q। तो नहीं समझे ना मेरी बात को, डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा, आज के बोलो R से R। अब मैं तुम लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ, ढंग से सुनिएगा भाई। हम मेन ये काम कर क्यों रहे हैं, आप सोचेंगे ना कि सर कराना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं इस ड्राइव के अंदर, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। देखिए आप मुझे बताइए कि बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स एंड दीज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो तुम मुझे बस ये बताओ, अगर वो ऑर्बिट्स में ही घूम रहे हैं तो इन ऑर्बिट्स का अपना एक, इन ऑर्बिट्स का जैसे पहला ऑर्बिट है, जैसे दूसरा ऑर्बिट है, तो आप लोग मुझे बताओ ना इन ऑर्बिट्स का क्या आपको नहीं लगता कि अपना एक रेडियस भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, जैसे कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का अपना एक रेडियस होगा, सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का अपना एक रेडियस होगा, न्यूक्लियस से लेकर बाहर तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते। सो वी डोंट नो अबाउट द रेडियस, रेडियस हमें नहीं पता है भाई, फॉर्मूला नहीं पता रेडियस का, ये किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस में कैसे निकालो। दूसरी बात, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इसके अंदर, उनका अपना एक वेलोसिटी भी होगा। 11th में इसके ऊपर थोड़ा जोर नहीं दिया जाता, इसके अंदर ऑर्बिट में वेलोसिटी अलग होगी और इस ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग होगी भाई। तो मुझे किसको नहीं पता, नहीं वेलोसिटी बोल रही है यहाँ पर, मुझे वेलोसिटी भी नहीं पता। समझो मेरी बात को ध्यान से, मुझे दो चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं पता है,
तीसरी चीज और भी है, मुझे नहीं पता कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो कितनी एनर्जी से घूम रहे हैं, तो क्या आएगा बोलो, एनर्जी भी आएगा। मैं लिख भी सकता हूं चाहो तो कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। क्या आप मुझे बताइए, सवाल समझिए पहले, फिर जवाब समझ में आएगा। पहला सवाल ये निकल के आता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर, क्या आपको हर एक ऑर्बिट का रेडियस पता है क्या? नहीं पता सर। हाँ, 11th क्लास का फॉर्मूला याद है तो पता होगा। 11th क्लास में मैंने बच्चों को एक फॉर्मूला याद करवाया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि nth ऑर्बिट का रेडियस होता है 52.9 n स्क्वायर बाय में z पिकोमीटर्स। इसका मतलब क्या होता है, n यहाँ पर होता है ऑर्बिट नंबर, z होता है बच्चों क्या, एटॉमिक नंबर। जैसे कि अगर कोई बोले ना कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, समझ लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, क्लास प्लीज बातें नहीं करें यार, देखो बातें करोगे मजा नहीं आएगा। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब होता है n1 हो गया, और हाइड्रोजन का मतलब हो गया z1 हो गया। तो मुझे बताओ n1 z1 बोलो कितना आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, 52.9, क्योंकि 1 का स्क्वायर बाय 1 यही आएगा। तो भैया हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है 52.9 पिकोमीटर्स। नहीं आएगा समझ में? लेकिन यही अगर मैं हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बच्चों बात करोगे, याद करो ना, थोड़ा सा याद आएगा। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n1 हो गया, और हीलियम का मतलब z लेकिन 2 हो गया। तो मुझे तुम बताओ रेडियस कितना आएगा इसके फर्स्ट ऑर्बिट का, तो 52.9 n का स्क्वायर बाय में z, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 26.45 पिकोमीटर। तो मुझे बताओ जरा, हीलियम का, हीलियम एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है वो थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन। और इसका मैंने रीजन आपको बताया था, क्या रीजन था? कहीं ना कहीं इसमें 2 प्रोटॉन है और इसमें कितना प्रोटॉन है बोलो, 1। तो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं इस प्रोटॉन की ज्यादा होगी, पकड़ ज्यादा होगी, तो साइज थोड़ा छोटा होगा बच्चों। नहीं समझे मेरी बात को? तो ये तो वो चीज है जो 11th क्लास में करवाई थी रेडियस। 11th क्लास में एक फॉर्मूला दिया था भैया, बोर मॉडल में क्या दिया हुआ था कि किसी भी ऑर्बिट का आप लोग रेडियस कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम का। जैसे कि कोई भी एटम बोलोगे तो z अलग होगा, और कोई भी ऑर्बिट बोलोगे तो n अलग होगा, उसको पुट करके उसका रेडियस निकाल लेते थे। ऐसे ही हर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी है। फर्स्ट ऑर्बिट में अलग वेलोसिटी से घूमता है, सेकंड ऑर्बिट में अलग वेलोसिटी से घूमता है। ऐसे ही हर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी है। फर्स्ट ऑर्बिट में अलग एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट में अलग एनर्जी। इस पूरे चैप्टर के दौरान हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, ढंग से सुनिएगा, जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो उन डिफरेंट ऑर्बिट्स में उनका रेडियस कितना है, उनकी वेलोसिटी कितनी है, उनकी एनर्जी कितनी है। लेकिन जो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, 2 चीजें कराऊंगा, एक रेडियस और एक वेलोसिटी। एक रेडियस और एक, तो जो हम ड्राइव करने गए हैं ना बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने गए। क्या निकालने गए बोलो? ना तो मुझे रेडियस पता है nth ऑर्बिट की, ना मुझे क्या पता है बोलो, वेलोसिटी पता है। दोनों में से मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन में ध्यान दो, मैं आपको बार बार एक बात पे जोर दे रहा हूं, मैं 2 चीजें निकालने गया हूं, एक रेडियस और एक बोलो क्या, और ये भी मैं क्या निकालने गया हूं, किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस और किसी भी nth ऑर्बिट की क्या बोलो, वेलोसिटी। फर्स्ट टाइम ही ट्राई मुश्किल लगेगा, सेकंड टाइम आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से जल्दी से याद कर सकते हैं। एक ही लॉजिक पे याद करना होता है, आ जाएगा समझ में, ठीक है। फर्स्ट टाइम जैसे चलाना, एक बार फ्लो में चलाते हैं इसको। तो मुझे तुम बताओ जरा, ये समझ में आ गया? अच्छा इसमें तुम्हें कौन कौन से पैरामीटर्स है तुम्हें पता है? कि ये तो हमें पता ही है सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है सर, 9.1 × 10⁻31। नहीं पता तो मैं लिखा दूँ, कांस्टेंट वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का मास। के भैया पता है, जेड जो भी एटम होगा पता होगा, ई भी पता है, रेडियस नहीं पता, और बी नहीं पता। अरे यही 2 चीज़ तो निकाल लेंगे। मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर तुम्हें 2 चीज़ें निकालनी है तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। जैसे कि बचपन से करते आ रहे हो कि अगर एक और एक्स, मैं एक एक्स और वाई की आपको इक्वेशन दे दूं, एक एक्स और वाई की इक्वेशन दे दूं, तो क्या एक्स और वाई आ जाएगा? तो आप कहोगे सर एक और दे दो। अगर आपने एक और दे दी तो अब निकाल लेंगे सर, अब निकाल लेंगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, या तो ऊपर से वाई का निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, पूरा एक्स में कर लेंगे। अरे सब्स्टिट्यूशन आता है ना? अरे नहीं आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर मुझे 2 चीजें निकालनी है तो कम से कम कितनी इक्वेशन होना जरूरी है? 2। अभी कितनी है? अभी कितनी इक्वेशन है? एक इक्वेशन। अभी कितनी इक्वेशन है? एक इक्वेशन है। अच्छा इसमें मैं क्या करता हूँ, रेडियस को मैं लिख लेता हूँ बच्चों, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या, एम वी स्क्वायर, और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देता हूँ। मैं रुक क्यों गया यहाँ पर? मैं इससे रुक गया बच्चों क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि मेरे को ना वी पता है, ना मुझे क्या पता है आर, बाकी सारे पैरामीटर पता है। अब मैं एक्स और वाई के टर्म्स में अगर उसको रख दूँ तो कोई फायदा नहीं है। मेरे को निकालना है रेडियस उन टर्म्स में, फॉर्मूला हमेशा उन टर्म्स में होना चाहिए जो सारी टर्म्स आपको नोन हो, वेल नोन हो। अब तुमने रेडियस का ये फॉर्मूला बोल दिया, अब किसी ने कहा चलो बताओ भाई फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी रेडियस होती है, तो कहेगा मुझे तो वेलोसिटी नहीं पता, मैं कैसे पुट करूंगा फॉर्मूला? समझो मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। क्योंकि अगर किसी ने बोला कि मुझे किसी ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो यार रेडियस बताने के लिए वेलोसिटी भी तो बताना चाहिए ना, और आपको वेलोसिटी नहीं पता। किसी ने बोला वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला रेडियस के लिए, रेडियस नहीं पता भाई,
दोनों चीजें नहीं बताए तो फिर काम बनेगा नहीं, क्योंकि एक चीज होनी चाहिए जो इक्वेशन में ना पता, बाकी सब पता होना चाहिए। क्लियर होता है या नहीं होता? अब आप लोगों को लेके आता हूँ एक और जरूरी चीज पे। आ जाइए बच्चों, एक छोटी सी बात है जो मैं आपको फिलहाल रटने के लिए बोलूंगा भाई। रटने के लिए इसलिए कि उस चीज को अभी नहीं समझाया जा सकता, जब चैप्टर की एंडिंग होगी ना तो बोर का सेकंड पोस्टलेट कराऊंगा तब समझाऊंगा वाली चीज। फिलहाल वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी आप लोगों को अगर मैं उसको समझाने जाऊंगा तो आप लोगों को एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्लास ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट लिख दीजिए, चाहे कुछ भी लिख दीजिए, या सिर्फ लिख दो वी नो। अच्छा आप लोग छोटी सी एक मुझे बात बताओ भाई क्लास प्लीज यार, देखो बातें मत करो, ये मजा नहीं आएगा इसके अंदर। अगर आप लोगों ने बातें करी ना आपको पता ही नहीं लगेगा मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में अपना इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट में अपना घूम रहे हैं। अच्छा इनका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या होगा इनका अपना एक एंगुलर मोमेंटम? अरे जैसे कोई चीज सीधी चलती है तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वैसे कोई चीज गोल घूम रही है तो उसका बोलो क्या है? एंगुलर मोमेंटम। इस पंखे का एंगुलर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम नहीं होगा। सीधा थोड़ा चल रहा है तो गोल घूम रहा है तो उसका कैसा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को तुम लोग क्या लिखते थे? फॉर्मूला क्या था एंगुलर मोमेंटम का? लीनियर का था mv, तो एंगुलर का बोलो क्या था? mvr। क्या था बोलो? ये बताना। एक्चुअली बोर ना अपने सेकंड पोस्टुलेट में ये बताने की कोशिश करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं ना, इनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहेंगे, कभी भी इनका एंगुलर मोमेंटम खर्च, मतलब कि आप देखिए ना फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कभी थकेगा नहीं ना। थक जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा चलता रहता है। सेकंड वाला भी हमेशा चलता रहता है। तो इन सब का एंगुलर मोमेंटम बोलो क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। क्या होता है बोलो? कंजर्व्ड मतलब कि कांस्टेंट रहता है, खर्च नहीं होता। लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि सबका एंगुलर मोमेंटम सेम होता है। बड़ी जरूरी चीज है, ध्यान सुनिएगा। उन्होंने कहा किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बोलो क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, मतलब खर्च नहीं होता। जैसा है अगर 100 का एंगुलर मोमेंटम इसके पास है तो हमेशा 100 का बना रहेगा। कोई ऐसे डिसिपेटिव ताकत नहीं है जो उसकी फोर्स को, उसकी एनर्जी को कम कर रही है। अभी हमारे रियल चीज़ों में क्यों कम हो जा रही है? बेसिकली क्योंकि आप लोग ने किसी को फुटबॉल को मारा, उसकी मोमेंटम कम क्यों हो रही है? फ्रिक्शन है, एयर ड्रैग है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ ऐसे डिसिपेटिव फोर्सेज नहीं होते। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम बोलो क्या रहता है? कांस्टेंट। जैसे कि मान लो इसमें अगर 100 का है तो 100 हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर इसमें 70 का है ना, मतलब जरूरी नहीं कि 100 का हो, अगले में कम हो सकता है, 70 का है या ज़्यादा भी हो सकता है। मान लो 130 का है तो वो हमेशा 130 का बना रहेगा। उससे अगले में कुछ 160 का है तो वो हमेशा 160 बना रहेगा। समझो मेरी बात। तो एक फॉर्मूला उन्होंने समझाया था, बताऊंगा इसका प्रूफ क्या है। उन्होंने फॉर्मूला बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, क्योंकि मास और वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये जो होता है वो कितना होता है? एन एच अपॉन में बोलो क्या? 2 पाई। सब अच्छे फॉर्मूला याद कर लो, एन एच अपॉन में 2 पाई। एन यहाँ पर क्या होता है? क्लास प्लीज। एन क्या होता है बोलो? ऑर्बिट नंबर। एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। 2 और पाई आपको ऑलरेडी पता है। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस मैं इसका जो प्रूफ है ना वो बाद में कराऊंगा, लेकिन मतलब मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो MVR है वो कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर कांस्टेंट कैसे? जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, आप मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद MVR कितना आएगा उसका बताओ? MVR कितना आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट का N1 होगा, बोलो कितना आएगा? h/2 पाई। क्या आएगा बोलो? अब यार h एक कांस्टेंट वैल्यू, 2 एक कांस्टेंट, पाई एक कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा ना, 100 आ जाएगा जैसे मान लो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम मुझे 100 रहेगा। लेकिन सेकंड ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 2h/2 पाई। वेरी गुड, 2h/। थर्ड ऑर्बिट में 3h/2 पाई। लेकिन वो 3h/2 पाई भी है तो 3h 2 पाई सारे कांस्टेंट ही तो हैं, ये चेंज होने वाले। तो इसका मतलब किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हमेशा बोलो क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। लेकिन हर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम अलग होता है सर। पहले ऑर्बिट में कितना? 1h/2 पाई, सेकंड में कितना? 2h/2 पाई, थर्ड में कितना? 3h/2 पाई। ऐसा समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना समझ में? पक्का? और मैं इसका एक छोटा सा आपको कारण दे देता हूँ अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो। जैसे जैसे हम ऑर्बिट में आगे बढ़ते हैं, मास तो इलेक्ट्रॉन का सेम ही रहता है, रेडियस बढ़ता है, लेकिन तुम्हें पता लगेगा वेलोसिटी घटती है। रेडियस बढ़ता है, वेलोसिटी, तो थोड़ा सा मतलब अभी इस वाले पॉइंट को उतना ज़्यादा मतलब कंसीडर ना करिएगा। मैं थोड़ा सा एक बार आ जाऊँ अगली बात पे, तब इसको समझेंगे। नहीं आ रही बात समझे? अभी कर रहे हो क्लियर? तो मुझे तुम बस ये बताओ कि तुम्हें अभी बस ये समझ में आ रहा है क्लास? MVR बराबर क्या बोलो? NH/2 पाई। इसका क्या मतलब है जरा बताओ? इट मीन्स दैट द एंगुलर मोमेंटम, गाइज एंगुलर मोमेंटम of an electron in any orbit is conserved. In the first orbit it is 1h/2 pi, in the second orbit it is 2h/2 pi, in third orbit it is 3h/2 pi.
बस अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, अब खेल कुछ नहीं बचा, अब तो देखना तुम कैसे इसको जल्दी से निपटाएंगे। MVR बराबर NH/2 और इसको मैंने कौन सी इक्वेशन मान लिया। अब तुम देखो बताओ, क्लास इधर ध्यान से देख के बताओ, इसमें भी तुम्हें सब कुछ पता है। जैसे कि तुम्हें पता है मास क्या होता है, तुम्हें पता है n मतलब ऑर्बिट नंबर है, h मतलब पता है, 2 मतलब पता है, पाई मतलब पता है कि नहीं पता, सिर्फ V और R नहीं पता। भैया एक V और R की क्वेश्चन ये रही, कनिष्का लिखो मत, लिखने से क्वेश्चन में नहीं आएगा। एक V और R की क्वेश्चन ये रही और एक V और R की क्वेश्चन ये रही। अब तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए। तुम कहोगे सर एलिमिनेशन से कर दो। यार एलिमिनेशन तो तब करते हैं ना जब इजीली दिख रहा हो। सर सब्स्टिट्यूशन बढ़िया रहेगा। अगर एक ही क्वेश्चन V और R की और एक और इक्वेशन V और R की है तो क्या करा जाए। सर जैसे एक x और y की, एक x और y की, तो क्या करो, ऊपर से y निकाल लूँ x की टर्म्स में, उसको यहाँ पुट कर दूँ, पूरा x में आ जाएगा, फिर x निकल के आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में। और जब मैं ऊपर से y को x की टर्म्स में निकालो, सिंगल वेरिएबल बन जाएगा x की टर्म्स में। तो मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ से v को निकाल के वहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ से r को निकाल के वहाँ पुट कर दूंगा। मर्जी है भाई, जो मर्जी करी। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, पक्का। तो मेरे को 2 इक्वेशन मिली। सब बच्चे पहले फोकस करोगे, इसकी बात तो सिर्फ एक बेसिक मैथमेटिक्स है जो 9वीं क्लास का बच्चा भी सीख जाता है। आपको यहाँ तक सीखना है। 12th क्लास के बच्चों को जो एक्स्ट्रा पता लगता है ना, वो ये पता लगता है कि उसको 2 बातें एक्स्ट्रा पता है। क्या बोलो, कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसको सेंटर से एक फोर्स चाहिए होता है, which is mv²/r, and this mv²/r is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron, which is given by k q। ये कहाँ गया, ये मैंने लिखा ही नहीं था। k q1 q2 बाय में क्या, r²। इधर r से r कट गया, मेरे पास इक्वेशन बन गया mv² बराबर में kze² बाय में r। और मैंने ध्यान से देखा तो पता लगा r बराबर में kze² अपॉन में mv²। सो इट इज वेरी क्लियर कि मेरे पास एक रिलेशन तो बन गया है, लेकिन सर ना मुझे रेडियस पता होती ना मुझे वेलोसिटी, बिकॉज मैं ड्राइव ही निकालने गया हूँ, बोलो किसका, रेडियस का और वेलोसिटी का। बाकी सब पता है, लेकिन सर एक इक्वेशन से काम चलने वाला नहीं है। कितनी इक्वेशन चाहिए, बोलो 2। आर और वी की दोनों 2 इक्वेशन मिल जाए। दूसरी मैंने क्या बोली, दूसरी मैंने कहा कि भोर नहीं बताया है कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का बोलो क्या रहता है, किसी भी ऑर्बिट में कंजर्व रहता है। मतलब उसका MVR कितना रहता है, बोलो NH अपॉन में क्या, 2π। यार बस ये 2 बातें याद कर लो, नहीं हो पाएंगी। अब कुछ नहीं करना, चलो यहाँ से V निकाल लेते हैं। बोलो V कितना आएगा, सब बच्चे बताओ। NH अपॉन में कितना आएगा, 2πmr। और इसको पुट कर देते, बोलो किसमें, फर्स्ट में पुट कर देते, बोलो किसमें। तो मुझे तुम बताओ फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी बच्चों, वहां था रेडियस बराबर में, ध्यान से देखो यार, kze² अपॉन में mv²। तो kze² अपॉन में mv²। मुझे बताओ इसमें v की जगह पे क्या पुट करोगे, v की जगह पे क्या पुट करोगे, NH अपॉन में 2πmr का स्क्वायर। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तुम देखना आंसर आएंगे। कोई प्रॉब्लम है यहां तक मुझे बताओ, कोई टेंशन है। अब बताओ क्या होगा, अब इसका स्क्वायर खोलोगे, अच्छा स्क्वायर खोलोगे तो ये तो स्क्वायर रहेगा, ये ऊपर जाएगा, अरे ये वाला सारा सामान ऊपर जाएगा। बोलो क्या आएगा, r बराबर में kze², इस पूरे सामान को ऊपर ले जाओ, बोलो कितना आएगा, 4π², बाद में काट देंगे, m² r²। नीचे बोलो क्या आएगा, m n²h²। समझ नहीं आया सर, नहीं आया ना। अब बताओ क्या हो गया, एक r से एक r कट गया, एक m से एक m कट गया, और बस। अच्छा बताओ रेडियस तो बच गया, तो r बराबर क्या आएगा, अच्छा इधर लिखने की बजाय इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो r बराबर क्या आएगा, क्लास r बराबर क्या आएगा, सारा सामान ऊपर जाएगा, वो सारा सामान नीचे आएगा। बोलो क्या आएगा जरा बताओ, h² n², बिल्कुल मत घबराना एक्सप्रेशन से, क्योंकि बनाना आता है हमें। बोलो क्या आएगा नीचे, ke², मैं थोड़ा सा सही से लिख दूँ एडजस्ट करके, ये बनेगा 4π², ठीक है, 4π² ke² mz। आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग ध्यान से मुझे देख के बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट में चले जाओ बदलेगी नहीं सर, चाहे वो सोडियम का एटम हो, चाहे कैल्शियम का एटम हो, चाहे कोई सा भी ऑर्बिट हो, फर्स्ट ऑर्बिट हो, थर्ड ऑर्बिट हो, एक चीज फिक्स रहेगी, वो है h, 4π ke मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन z सर हर एटम का फिक्स नहीं है, n सर हर एटम का फिक्स, क्योंकि फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट कुछ भी बोल सकता था, ये एटम टू एटम बदलेंगे, तो जो कांस्टेंट वैल्यूज है मैंने उनको पुट कर दिया, पुट कांस्टेंट वैल्यूज। तो वो कांस्टेंट वैल्यूज क्या है आपको पता ही सारी। तो जैसे ही मैं इनको पुट करूंगा, बोलो कितना, इसको मैं पुट करूंगा, बोलो कितना, क्लास 6.626, अरे 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 का स्क्वायर, बातें नहीं यार प्लीज, n² डिवाइडेड बाय में 4π तुम जानते हो 3.14 का स्क्वायर, k तुम जानते हो 9 इंटू 10 की पावर 9,
ई तुम जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओ भाई नहीं आ रहा ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम जानते हो 9.1 इंटू 10 की पावर कितना -31 और z। अब पेपर में तुम लोग इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, ये तो तुम याद करके जाओगे कि फिक्स रहेगा। तो तुम मुझे बताओ इसके बाद क्या आया, ध्यान देने यहाँ पर। इसके बाद रेडियस निकल के आता है, ये सारा सॉल्व करने के बाद, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद निकल के आता है 52.9 इंटू में 10 की पावर -12 n स्क्वायर बाई में क्या, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में था तो ये भी ऐसा यूनिट मीटर में आया होगा। और मैं 10 की पावर -2 मीटर को बोलो क्या लिख सकता हूँ, पिकोमीटर। तो मेरे रेडियस का फॉर्मूला बोलो क्या बन गया, 52.9 n स्क्वायर बाई में z, और मैंने 10 की पावर -12 को लिख दिया पिकोमीटर। समझ ही नहीं आया सर क्या हुआ। तो फॉर्मूला क्या बन गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का। अब आपको दिख गया वो फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ है। बस फिजिक्स में एक्स्ट्रा ये बात सीखनी थी, नहीं आया ना समझ में, हर्षित नहीं आई वाली बात समझ में पक्का। तो गाइस अब इस ऑर्बिट इस वाले फॉर्मूले का क्या सेंस है, क्योंकि सर ये वाला फॉर्मूले में n दिया हुआ है और z दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे जैसे ही वो एटम बताएगा कौन सा एटम है और ऑर्बिट बताएगा, सर मैं एटम और ऑर्बिट पुट करके उसका रेडियस बता दूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। बोलेगा ऑक्सीजन का फर्स्ट ऑर्बिट है तो ऑक्सीजन के लिए मैं z को 8 रखूंगा और ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है तो n को 1 रखूंगा, निकाल लूंगा भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं, नहीं आया समझ। अच्छा बहुत बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करा है सर। एक ही क्वेश्चन बनाई आर और वी की टर्म्स में, दूसरी क्वेश्चन थी आर और वी की टर्म्स में, वहां से वी को निकाल के उस वाले इनपुट कर दिया, पूरा कुछ आर में आ गया भाई। अब लेकिन आपको वी भी निकालना है, क्या निकालना है बोलो। तो कैसे करते हो, अगर तुमने यहाँ से y को निकाल के यहाँ पुट करो और पूरा x में आ गया तो x निकाल लिया, अब x वाले को y में पुट कर देंगे। हाँ दोनों कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लो, आंसर आना है। तो मुझे तुम ये बताओ कि अगर मैं रेडियस को पुट कर दूं वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में तो v आ जाएगा। अरे यार y को निकालते थे x की टर्म्स में, पहले x निकाल लेते फिर x को पुट कर देते y आ जाता था, यही तो करते थे। तो रेडियस तुम्हारे पास आ चुका है, बल्कि मैं ये वाली वैल्यू कभी सलाह नहीं देता पुट करने की, मैं आपको बोलूँगा ये वाली पुट करें हमेशा। कौन सी वाली, ये वाली। ये तो भैया डायरेक्ट सॉल्व करके निकालिए आपने, ये वाली पुट करिए। ध्यान रखना वो एक्सप्रेशन कभी कभी इस टर्म्स में ही मांग लेता है कि रेडियस का फॉर्मूला बताओ इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शंस में दे देता है ऐसे ऐसे उलझा के, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं है मेरी बात समझ में। तो मैं इसको पुट करूंगा तो बोलो क्या आएगा, अगले पेज पे कर दो इसको, पुट रेडियस इन इक्वेशन 2। बताओ जरा वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी सेकंड वाली। अरे ये देखो, ये नहीं, इधर देखो, NH अपॉन 2 पाई mr। अरे क्लास प्लीज यार, बातें नहीं, NH अपॉन, फिर वही बात हो रही है, NH अपॉन 2 पाई mr, NH अपॉन 2 पाई mr। तो अगर मेरे को बताओ जरा, मेरे को n पता है, h पता है, 2 पता है, पाई पता है, m पता है, बस क्या नहीं पता बोलो r। लेकिन अब मुझे r पता है क्या है, तो बताओ r को यहाँ पर पुट करूंगा। जरा बताओ r को कैसे पुट करूंगा, क्लास प्लीज बातें नहीं करनी है। r को यहां रखूंगा और r का एक्सप्रेशन क्या है बोलो, h स्क्वायर n स्क्वायर, h स्क्वायर n स्क्वायर, नीचे था क्या बोलो 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर mz, k e स्क्वायर mz। इज देयर एनी प्रॉब्लम। अब ये वाला सामान सारा ऊपर जाएगा, अरे बोलो है कि नहीं, और जो कटना है वो काट देंगे। उसके बाद बोलो क्या आएगा, सब बच्चे बताओ, यहां से ये सब ऊपर जा रहा है, बोलो क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m z n h। कोई दिक्कत है, ये क्या बचा नीचे से, ये नीचे काट दूं पहले कुछ जो कट रहा है। अरे जो कट रहा है काट दो उसको नीचे। बोलो क्या, पाई से पाई कट रहा है, 2 से 2 पे गया, m से m गया, थोड़ी टर्म्स कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा ऊपर कट रहा है तो पूरा का पूरा ये NH गया और ये एक एक कट गया, बोलो है कि नहीं। कुल मिला के जरा बताओगे क्या बचेगा, ये 2 ऊपर जाएगा सर, पाई k e स्क्वायर z अपॉन में बोलो क्या h। नहीं आया ना समझ में। अब आप मुझे बताओ जरा कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो एटम टू एटम बदलेगी ही नहीं। सर 2 नहीं बदलेगा, पाई नहीं बदलेगा, k नहीं बदलेगा, e नहीं बदलेगा, बट एटम टू एटम z बदलेगा। सर h नहीं बदलेगा और n बदलेगा। सर एटम टू एटम n और z बदलेंगे, इसलिए मैं इनको पुट नहीं करता, बिकॉज मुझे क्या पता कौन से एटम की बात कर रहा है, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है। लेकिन किसी भी एटम या किसी भी ऑर्बिट की बात करें, ई तो सर उतना ही रहेगा, के तो उतना ही रहेगा, पाई तो उतना ही रहेगा। तो क्यों जो चीज़ें हर बार सेम ही रहेंगी उनको पुट कर दो ना, बार बार थोड़ा फॉर्मूला याद करेंगे इतना बड़ा। नहीं आए मेरी बात समझ में। ये तो हर एक ऑर्बिट के लिए भैया ये तो 2 पाई के सब तो कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं, बस जेड और एन बदलेगा, उसको मैं पुट नहीं कर रहा। अरे नहीं आया समझ में। तो पुट द कॉन्स्टेंट वैल्यूज, पुट कॉन्स्टेंट वैल्यूज। जब तुम ये कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर दोगे, सारी कांस्टेंट वैल्यूज का 2 गुना में 3.14, 9 गुना में 10 की पावर 9,
1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर। बच्चों बातें नहीं प्लीज यार। h आएगा 6.626 इंटू 10 की पावर कितना -34, और बच्चों ये n बच जाएगा और यहाँ से z बच जाएगा। जब ये पूरा सॉल्व होता है ना तो इसका कैलकुलेशन में आंसर आता है 6 पॉइंट आ रहा है, 2.18 आता है आई थिंक। एक बार देखना पड़ेगा। ये 10 टू द पावर 8 आएगा, 7 आएगा, एंड z बाई में n। एनसीईआरटी बुक है किसी बच्चे के पास? किसी बच्चे का एनसीईआरटी बुक है? समझ नहीं आया तुम लोगों को? बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ भाई सचिन, नहीं आया समझ में? किसको समझ नहीं आया अभी भी? पीछे करो, पीछे कर देते हैं भाई। एक बार निकाल लेते हैं, थोड़ा डाउट है इसमें। यस 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखा है ना, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, और अगर इसको अरे बताओ भाई किसको समझ नहीं आया? इसको ना अरे क्लास देखो, ये ठीक दिया हुआ है। अरे क्लास प्लीज भाई क्या कर रहे हो? इधर देखो, ये 2.18 इंटू 10 की पावर 8 जो है ना, ठीक है बिल्कुल, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, लेकिन हम लोग ऐसे भी चलाएंगे तो मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 10 टू द पावर 6, और ये क्या आएगा बोलो? मीटर पर सेकंड। क्या आएगा बोलो? तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है। अच्छा तुम मुझे बताओ जरा, इस फॉर्मूले का कैसे काम करोगे? कैसे इस्तेमाल करोगे? जैसे बताओ, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी बताओ। 2.18 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑर्बिट है तो z1 होएगा, n भी 1 होएगा, तो इतनी ही स्पीड आ जाएगी। लेकिन किसी के सेकंड ऑर्बिट में है तो बोलो क्या करोगे? n को 2 रखोगे और स्पीड कम मिलेगी। स्पीड क्या मिलेगी बोलो? कम मिलेगी। समझ नहीं आ रहा? पक्की बात है। देखिए आप लोगों को कुल मिला के एक बात बताऊँ, आज की क्लास में जितना भी कराया ना, मैं उसका एक बहुत छोटा सा समरी आपको बताता हूँ। एक छोटी समरी बिल्कुल। क्या याद करना है बच्चों? एक बात ये याद करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो देयर मस्ट बी अ फोर्स फ्रॉम द सेंटर विच इज mv² बाय। कितना होना चाहिए बोलो? बिल्कुल बातें मत करना, बोर्ड में देखो, जरूरी बात बता रहा हूं। तो सेंटर से एक फोर्स चाहिए, बोलो कितना? याद करो ये किसने प्रोवाइड करा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, विच इज हाउ मच? बोलो क्या? के जेड ई इंटू में ई बाय में बोलो कितना? r², क्योंकि आपको पता है के Q1 Q2 बाय में r² होता है। तनिष नहीं है बात समझ में? यहां से तुमने बस एक इक्वेशन तैयार कर ली, इस r को इस r से काट के, v² बराबर बोलो क्या? के जेड ई स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या? mr। या बच्चों मैंने r निकाल लिया था, r बराबर में आ गया था mv²। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्योंकि सर के ई जेड एम सब चीजें पता लग जाएंगी, बस v और r नहीं पता बच्चों। तो मैं एक और इक्वेशन ढूंढता हूँ v और r की, बोलो वो मुझे क्या मिलती है? mvr बराबर क्या होता है हर ऑर्बिट का? nh अपॉन में बोलो क्या? 2 पाई। अब एक m और r की v और r की इक्वेशन ये है, और एक v और r की इक्वेशन वो है। यहाँ से v को निकालूंगा r की टर्म्स में, यहाँ पर पुट करूंगा, r निकल जाएगा, फिर r को पुट करूंगा v में तो v निकल जाएगा। ये डेरिवेशन बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल तरीके से समझ में आ जाएगी कि पहली चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ भी लॉजिकल है, वो भी v और r में, ये भी v और r में, और एक बहुत बेसिक मैथमेटिक्स लगाया जा रहा है कि यहाँ से v को निकाल के वहाँ पुट कर रहे हैं, पूरा r में बन जा रहा है, फिर उस r को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, v में बन जा रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? हालांकि मैं इसके ऊपर कुछ थोड़ा काम करवाना चाहता था, इस क्वेश्चन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मुझे बस फ्लो में जल्दी बताना इस चीज़ को। जैसे मुझे बताओ तुम, वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया? अगर मैं किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी पूछूंगा बता दोगे? और ऐसी रेडियस भी बता दोगे? मुझे तुम ये बताना कि एक ही एटम में, फॉर अ पर्टिकुलर एटम, किसी एक ही एटम के अंदर उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, 11th क्लास में मैंने करवाया था, इनका रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो क्या होता है? एक ही एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, 1:4:9। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा।
अगर आप लोग रेडियस का फॉर्मूला देखें तो वो है 52.9 n स्क्वायर बाय z। यार ध्यान देना, इसमें जल्दबाजी मत करना इस क्वेश्चन में। 52.9 n स्क्वायर बाय में z पिकोमीटर है। आप मुझे बताओ, जब फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे, कोई भी एक ही एटम है उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो क्या बोलोगे? 52.9 1 स्क्वायर बाय z। 1 स्क्वायर बाय z तो भैया सेकंड ऑर्बिट के लिए भी वही है, थर्ड ऑर्बिट के लिए भी वही है। अच्छा, सेकंड ऑर्बिट में क्या बदलाव आएगा रेडियस में? 52.9 2 का स्क्वायर बाय z, 2 का, अरे यार z तो वही रहेगा। थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा? 52.9 3 का स्क्वायर बाय z, 3 का नहीं आ रहा। तो मुझे तुम बताओ, जब तुम रेशियो करोगे तो एक में बस 1 स्क्वायर है, एक में 2 स्क्वायर है, एक में 3 स्क्वायर है, बाकी सब तो सेम ही है। अरे तीनों ऑर्बिट के लिए ये वाली जो वैल्यू है वो बोलो क्या है? बस क्या चीज बदल रही है? n। तो मुझे बताना जरा, 1 का स्क्वायर, अगले में 2 का स्क्वायर, उससे अगले में 3 का स्क्वायर। मतलब अगर पहले वाला 1 का स्क्वायर तो अगले वाला उससे अगले वाला, मतलब 1:4:, इसका मतलब अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस 1 यूनिट मानो तो अगले का 2 नहीं होता, अगले का 4 होता है। और तीसरे वाले का इसके कंपैरेटिवली 3 गुना नहीं होता, 9 गुना होता है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। पहले वाले का 1 है तो अगले वाले का 4 है, उससे अगले वाले का और बड़ा 9। गैपिंग बराबर नहीं है ना, इसमें 3 यूनिट की गैपिंग है, इसमें 5 यूनिट की गैपिंग है, अगला वाला 16 आता है तो 7 यूनिट की गैपिंग है। तो इसका मतलब ऑर्बिट्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इक्वली स्पेस्ड। और ध्यान रखना कि सेकंड ऑर्बिट पहले वाले से 4 गुना होता है, थर्ड ऑर्बिट हमेशा पहले वाले से 9 गुना होता है। नहीं आया समझ में? अच्छा, सेम अगर मैं आपसे वेलोसिटी का रेशियो पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं वेलोसिटी का रेशियो? तो वेलोसिटी के रेशियो में वही बात, z सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस क्या बदलेगा ये? तो अगर पहले वाले ऑर्बिट में 1 होगा तो अगले में क्या होगा? 2, 1/2, उससे अगले में 3, 1/3। मतलब अगर पहले वाले का मैं अगर मैं 1 बोलूं तो अगले वाले का 1/2, अरे 1/1 बोल दो ना, बात वही है। और उससे अगले वाले का, इसका मतलब अगर पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 300 है, कितनी बोलो? 300, तो उससे अगले में 150 होगी, और उससे अगले में इसकी 1/3 एक तरीके से तो 100 होगी। बस समझे नहीं ना मेरी बात को? और नहीं समझे तो ऑर्बिट वाइज वेलोसिटी भी क्या हो रही? कम, विद द रेशियो ऑफ 1:1/2 एंड रेडियस जो बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, बोलो कितना? 1:4:9। नहीं आया समझ? सर कुल मिला के अगर मोटे मोटे तौर पे बात करी जाए ना, ये 2 चीज़ों को पकड़ना था। सुधांशु, एक ये इक्वेशन पकड़नी थी और एक ये इक्वेशन पकड़नी थी। मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि आप लोग ना इस ड्राइव क्योंकि बहुत बड़ा तो हुआ नहीं है अभी, ड्राइव कितना हुआ है कि हमने R और V निकाल लिया है, R और V। We are now able to find the radius of the nth orbit of any atom and we are now able to find the velocity of the nth orbit of any atom। किसी भी एटम की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल देंगे, किसी भी ऑर्बिट की, और रेडियस बता देंगे। 2 चीज़ें निकाल लेंगे, लेकिन इन दोनों का ड्राइव कैसे करा वो आना चाहिए। नहीं यार, बस नहीं, घर पे कैसे प्रैक्टिस करोगे? मुश्किल से इसको करने के लिए 10 मिनट चाहिए होते हैं, बस 10 मिनट। कैसे? एक तो बना लोगे सेंटीमीटर वाली इक्वेशन, और एक बना लोगे MVR बराबर क्या? NH/2π। अब बस एक से V निकाल के उसमें पुट कर देना, एक से R निकाल के उसमें पुट कर देना। बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, पक्की बात है। फिनिश कर दूँ? तो यही 2 टॉपिक मुझे कराने थे, पूरे हो गए हमारे क्लास में। क्लियर है? अभी भूख लग रही तो भंडारा कर लो, चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, जाओ खाए जाओ। नमस्ते बच्चों।